हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है सितंबर 2025 के लिए। इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, इसमें ये सभी टॉपिक्स हो चुके हैं। इसमें पर्यावरण के भी संक्षिप्त सुर्खियाँ बची हुई हैं। तो संक्षिप्त सुर्खियाँ इसमें पहला है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI। संक्षिप्त सुर्खियाँ इसमें पहला टॉपिक है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में जारी किया गया ये छठा संस्करण है और इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा इन्होंने अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। SEEI के बारे में देखते हैं। SEEI का उद्देश्य होता है जो राज्य हैं उनको अपने ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना और जिससे भारत अपने जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा उनको प्राप्त कर सके। जैसे कि SDG गोल्स हैं, उसमें भी पेरिस समझौते में भी जो भी समझौते किए गए उसमें कि इतने प्रतिशत कम करना है, जलवायु परिवर्तन कम हो सके और ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त कर सके। इसमें विकास करता BEE जिसको किसके सहयोग से AEEE अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से जारी किया जाता है। उद्देश्य है इसमें कि जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी ऊर्जा दक्षता में प्रदर्शन का आकलन करना, निगरानी भी की जाएगी इसके द्वारा और जो भी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली होंगी वो भी आदान प्रदान की जाती हैं। इसमें राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फ्रंट रनर्स, अचीवर्स और कंटेंडर्स और एस्पिरेंट्स, 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और BEE द्वारा जो भी शुरू की गई योजनाएं होती हैं वो राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाएं जो सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है इसमें मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं। ये चरम मौसमी घटनाएं देखी गई जैसे कि पंजाब में बाढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड, ये चरम मौसमी घटनाएं देखी गई। अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। मानसून का बदलता रूप जैसे वर्षा का अनियमित पैटर्न हो रहा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती थी वहाँ पर वर्षा अब ज़्यादा हो रही है और जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती थी अब वहाँ पर कम हो रही है। इसमें यही है, यहाँ पर अनुसंधानों के अनुसार जो मानसूनी पवनें हैं कमजोर पड़ रही हैं और बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ रही है जिससे काफ़ी प्रचंड वर्षा होती है और बीच बीच में वर्षा रहित दिन भी होते हैं। इसमें जो तापमान है वो बढ़ रहा है। अब तापमान बढ़ेगा, जैसे कि पानी था यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ेगा तो पानी जो वाष्पीकरण है वो तेजी से होगा और वायुमंडलीय की जो आर्द्रता होगी वो बढ़ेगी। इसी तरीके से ये काफ़ी प्रचंड वर्षा होगी और बीच बीच में वर्षा रहित दिन भी होते हैं। अल नीनो और मानसून के संबंध में परिवर्तन। अब अल नीनो जो होती है ये प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि होने की एक मौसमी घटना होती है। जैसे यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका है और इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर ये जो गर्म जलधाराएं होती हैं, यहाँ पर ये गर्म जलधाराएं होंगी पेरू के तट पर। अब ये गर्म जलधाराएं जब ये व्यापारिक पवनों के उसमें आएंगी, व्यापारिक पवनें ऐसे चलेंगी, व्यापारिक पवनों के ये कांटेक्ट में आएंगी तो ये गर्म पानी जो होंगे, गर्म जलधाराएं होंगी, ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के तटों तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर ये लो प्रेशर बन जाएगा। ये लो प्रेशर बन गया। फिर यहाँ पर जो ठंडी जलधाराएं आएंगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर तब तक हवाएं चलती रहती हैं जब तक ये बराबर ना हो जाए, बैलेंस ना बन जाए। अब अल नीनो में ये उल्टी कंडीशन हो जाती है। अब लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर हो जाएगा तो भारत में मानसून जो होगा, मानसून का टाइम चलेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। तो यही होता है यहाँ पर अल नीनो में इसमें जो ट्रेड विंड होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। और मानसून के संबंध में परिवर्तन। वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन के कारण अल नीनो और भारत में मानसूनी वर्षा में कमी के बीच संबंध कमजोर हो रहा है।
मानसून का स्थानिक वितरण, जो स्थानिक वितरण है, जिन क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती थी वहां कम हो रही है और जहां पर कम होती थी वहां अधिक हो रही है। देखा जा सकता है जैसे कि राजस्थान हो गया, यहाँ पर गुजरात के सौराष्ट्र और राजस्थान में अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती थी। अब गंगा बेसिन में स्थित राज्यों में कम वर्षा हो रही है। जो गंगा बेसिन है उसमें ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन यहाँ पर कम वर्षा हो रही है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन समुद्र के जल स्तर और तापमान में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन से, जो जलवायु परिवर्तन है, इसे समुद्र के, जो समुद्र है ये, अभी इसमें तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो ये मानसून के पैटर्न में भी परिवर्तन करेगा। और जो बादल है, बादल की जल वाष्प धारण क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अब ज़्यादा बढ़ेगी तो बादल ज़्यादा बनेंगे, पानी वर्षा ज़्यादा होगी। यही है, ये हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। बादल में बदलते मानसून पैटर्न का प्रभाव, इसमें आपदा, स्वास्थ्य और पूर्वानुमान, और इसमें आर्थिक। आपदा में जैसे तीव्र अल्पकालिक वर्षा से जान माल का नुकसान होता है और इससे जो भी अवसंरचना होती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो भी नुकसान पहुंचता है उसको। स्वास्थ्य, अब इसमें यहाँ पर बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, जैसे यहाँ पर डेंगू, और उत्पादकता में यहाँ पर कमी होगी। जब यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ेंगी तो उत्पादकता में कमी आएगी, क्योंकि बीमार लोग ज़्यादा होंगे, काम कम होगा। पूर्वानुमान, इसमें वर्षा में परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें सटीक अनुमान भी कठिन हो जाता है लगाना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इसमें आर्थिक प्रभाव देखें, इसमें 51% कृषि क्षेत्र, 40% इसमें कृषि उत्पादन और 47% इसमें आजीविका पर पड़ता है। इसका प्रभाव, जो आर्थिक प्रभाव है, 51% कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा, 40% कृषि उत्पादन पर पड़ेगा और यहाँ पर 47% आजीविका पर पड़ता है। इसका निष्कर्ष यही हो सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उनको कम किए जाएं। आपदा के बाद कार्रवाई करने के बजाय आपदा के पूर्व कार्रवाई पर इसमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैसे आपदा आ गई, आपदा के बाद कार्रवाई की जाती है, जबकि इसमें पहले से पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसमें संधारणीय अवसंरचना और प्रभावी अग्रिम चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से जलवायु एवं आपदा संबंधी सुविधता को कम करने पर ध्यान भी केंद्रित करना चाहिए। इसमें अगला टॉपिक है वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति। वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024, ये रिपोर्ट, इसमें WMO। अब WMO देखें तो इसमें मेंबर्स की बात करें तो 193 इसमें मेंबर्स हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2023 तक हैं, इसमें 193 कंट्रीज है। और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। और ये UN की एक विशेष एजेंसी भी है। UN की ये क्या काम करता है, इसमें मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकीय जो विज्ञानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ये बढ़ावा देता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ये बढ़ावा देगा। इसमें जो भी मानकीकरण होते हैं, मानकीकरण, जैसे मौसम अवलोकन, मौसम का अवलोकन किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और रिपोर्टिंग भी की जाती है। जो भी सेवाएं होंगी उसमें सुधार किया जाएगा और जो आपदा प्रबंधन है उसमें भी सहायता दी जाती है और इसमें अनुसंधान भी किए जाते हैं। ये WMO है। इसने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है और जल चक्र अब अधिक अस्थिर और चरम होता जा रहा है। वो स्थिर नहीं है। जो जल चक्र है, जल चक्र जैसे कि पानी है, अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगी, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो संघनन होगा, बादल बन जाएंगे, अब बारिश भी ज़्यादा होगी। तो यही है जो जल चक्र है, अब वो अधिक अस्थिर और चरम होता जा रहा है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा के रूप में सामने आ रहा है। ये WMO के रूप द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है इसमें, जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ रहा है तो उसमें ग्लेशियर पिघलेंगे। इसमें लगातार तीसरे साल दुनिया भर के सभी ग्लेशियर क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने के कारण नुकसान दर्ज किया गया है। अब इसमें पीक वाटर पॉइंट है,
पीक वाटर पॉइंट ये एक अवधारणा होती है और इसमें देखा जाता है कि जो मीठे जल संसाधन है उनकी उपलब्धता, गुणवत्ता और जो उनके उपयोग पर जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको रेखांकित किया जाता है। पीक वाटर पॉइंट तक पहुंच गए हैं क्योंकि जो भी पानी है जिसे उपयोग करने के लिए उनकी गुणवत्ता और उपलब्धता वो नहीं मिलने के कगार पर हैं, इस पर पहुंच गए हैं। और यह वह स्थिति है जब किसी ग्लेशियर का पिघलने अपने अधिकतम वार्षिक अपवाह तक पहुंच जाता है। ये होता है अनियमित जल चक्र। अनियमित जल चक्र यहाँ पर जैसे 2/3 नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में या तो बहुत ज़्यादा पानी है या फिर बहुत कम पानी है। 2/3 जो नदी जल ग्रहण क्षेत्र है इनमें या तो बहुत कम पानी है। अब 1/3 ऐसे बचे हैं जिनमें सही कंडीशन है। अब 2/3 जो नदी जल ग्रहण है उन क्षेत्रों में या तो पानी बहुत ज़्यादा है या फिर पानी बहुत कम है। और ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। इसमें वही है कि जो बढ़ती हुई चरम घटनाएं हैं उनके कारण ये बढ़ रहा है। अब जैसे अफ्रीका के यहाँ पर एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, मीन्स में काम आते हैं ये एग्जाम्पल्स। जैसे अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में असामान्य रूप से बारिश और यहाँ पर यूरोप और एशिया में बड़े पैमाने पर बाढ़, अमेजन बेसिन में सूखा। जल चक्र, यहाँ पर जल चक्र के बारे में बताया गया है। इसमें ये पोल और फ्लक्स। जो पोल होता है, पोल वो होता है जो पानी, जहाँ पर पानी जमा होता है, जैसे महासागर। पोल जो होगा ओशियन हो गए, ओशियन, और यहाँ पर लेक हो जाएंगी और ग्लेशियर, उनमें पानी जमा हुआ है। अब फ्लक्स बोला जाए, अगर ये पोल का जो पानी है यही गतिशील हो जाए तो उसको बोला जाता है फ्लक्स। तो पोल यहाँ पर वही बोला है झील, और जो फ्लक्स होता है इसमें वाष्पीकरण या संघनन जैसी व्यवस्था परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा जैसी प्रक्रियाओं में होगा ये। पोल जो होता है पानी का भंडार, और जो पानी की गति होगी उसी को ही बोला जाता है फ्लक्स। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये जल चक्र को तेज करता है और वाष्पीकरण की जो दर है उसको ये बढ़ाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो बढ़ेगी। वायुमंडल में जल का जो जमाव है वो अधिक होता है, जैसे सूखा, भारी वर्षा और तूफान, ये समस्याएं बढ़ रही हैं जो चरम मौसम की घटनाएं हैं। इसमें समुद्र के जल स्तर को ये बढ़ाता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है ये जारी की गई है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है 2025 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो अत्यधिक उत्पादन है इसमें बताया गया है 2030 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन जैसे वैश्विक ताप वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 120% अधिक और 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 2 सेंटीग्रेड यहाँ पर सीमित रखा जाता है तो इसमें 77% से ये अधिक होगा, जो भी अधिक उत्पादन है उसकी बात की गई है। और इसमें 2030 तक वैश्विक उत्पादन तापमान वृद्धि में 1.5% सीमित रखने के लिए आवश्यक स्तर से ये 500% तक अधिक चला जाएगा। सरकारों द्वारा दी जाने वाली जो जीवाश्म ईंधन सब्सिडियां हैं अब तक सर्वोच्च स्तर के ये करीब पहुंच चुकी हैं और इनको कम करने के लिए प्रतिबद्धताएं भी की जा चुकी हैं। जो भी सरकारों के द्वारा जीवाश्म ईंधनों पे सब्सिडियां दी जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रे राइनो परिघटना। ग्रे राइनो परिघटना, इसमें एक अध्ययन के अनुसार वायनाड भूस्खलन वास्तव में ये एक ग्रे राइनो परिघटना है। ग्रे राइनो परिघटना ये एक खतरा होता है जो स्पष्ट, संभावित और उच्च प्रभाव वाला होता है, फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है, वही होती है ग्रे राइनो परिघटना। लोग जोखिम को कम आंकते हैं लेकिन उसका जो जोखिम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को लगता है कि नहीं कम है, लेकिन उसके जो प्रभाव होते हैं और इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इनको नज़रअंदाज किया जाता है, फिर भी ये अचानक
या अप्रत्याशित नहीं होती हैं। इनके बारे में पहले से चेतावनी भी दी गई होती है या सबूत भी मौजूद होते हैं, फिर भी इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसमें ब्लैक स्वान, जो ब्लैक स्वान घटित होती है, ब्लैक स्वान ये एक दुर्लभ, अप्रत्याशित, उच्च प्रभाव वाली घटना होती है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे 2008 इस तरीके की परिघटनाएं होती हैं। ये 2008 का जो वित्तीय संकट था, 2008 में मंदी आई थी, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर, ब्लैक स्वान। अब इसमें वायनाड भूस्खलन को ग्रे राइनो परिघटना क्यों कहा गया है? इसमें जैसे भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। यहाँ हाल के वर्षों में बार बार भूस्खलन भी हुए थे, फिर भी सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया, इसलिए इसको यहाँ पर ग्रे राइनो परिघटना कहा गया है, जो वायनाड भूस्खलन है। नेक्स्ट है सुपर टाइफून। ये फिलीपींस में आया सुपर टाइफून है और इसका नाम है रागासा, और इसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुपर टाइफून जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसमें पवन का अधिकतम वेग 185 किलोमीटर प्रति घंटे, 185 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में जो इसकी रफ्तार है 185 किलोमीटर है। जो हवाएं चलती हैं इसमें एक घंटे में 185 किलोमीटर तक चलती हैं और इसे 100 नॉट से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें केंद्र में गर्म और निम्न दाब वाली प्रणाली होती है। जैसे यहाँ पर केंद्र है, इसमें लो प्रेशर है। अब हवाएं कैसे चलेंगी? लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को हवाएं चलती हैं। जब केंद्र में यहाँ पर लो प्रेशर बन जाए और गर्म केंद्र हो तो वहीं पर ही होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जब टेम्परेचर, जो समुद्री सतह है उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए, तो वहीं पर इसकी उत्पत्ति होती है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यहाँ पर यही है, ये समुद्री सतह का तापमान, ये स्टेटमेंट में करके पूछ लिया जाता है। समुद्री सतह का तापमान कितना हो जाए, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए, और ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्षेत्रों में ही, ये अक्षांश जो 5 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर क्षेत्रों में ही, जैसे कि ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, ये इन क्षेत्रों में ही आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग अलग इसमें नाम भी हैं, जैसे हरिकेन, हरिकेन उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर में। साइक्लोन, ये साइक्लोन चक्रवात बोला जाता है हिंद महासागर में जो भी आते हैं। टाइफून, ये पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में। विली विली, दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में जो विली विली है, ये दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में इसको बोला जाता है। अब इसमें जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसमें है सावलकोट परियोजना। सावलकोट परियोजना, यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यह चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। अब इसमें देखते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है। ये एक जल विद्युत परियोजना होती है और इसमें जो नदी है उसके प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग ही करती है। इसमें कोई बांध नहीं बनाया जाता। जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इसमें जो बड़े बांध होते हैं और जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती है, बड़े बांध नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इसमें जो नदी का पानी होगा, जो नदी है, नदी के पानी को एक बांध ना बना करके टरबाइन की तरफ को इसमें मोड़ा जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी होगा और जो भी यहाँ पर जो भी समुदाय रह रहे थे, लोग रह रहे थे, उनको विस्थापन की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता। अब इसमें बांध नहीं होंगे तो यहाँ पर जो गाद है वो इकट्ठा नहीं होगी, पर्यावरण के अनुकूल होगी, और जो भी मछलियाँ होंगी वो उसको भी आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें यही है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसमें बांध नहीं बनाए जाते हैं और ये चिनाब नदी पर प्रस्तावित है, जो सावलकोट परियोजना है। इसमें पूछा जा सकता है सावलकोट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो ये चिनाब नदी पर प्रस्तावित है और इसकी अवस्थिति ये
जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिले में स्थित है। अब इसमें यहाँ पर है हेओ और टाटो वन। जो हेओ और टाटो वन ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसमें इसके बारे में देखते हैं। टाटो वन, जो टाटो वन है, टाटो वन ये एक जल विद्युत परियोजना है और ये अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में यारजेब नदी पर, जो यारजेब नदी है उस पर स्थित है और 186 मेगावाट की ये परियोजना है और ये भी इसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही है। इसका विकासकर्ता सियोटा हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड है, जो टाटो वन है, टाटो वन का। इसके विकासकर्ता सियोटा हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड है और अरुणाचल प्रदेश में ये विकसित की जा रही है। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं हेओ। हेओ के बारे में ये 700 मेगावाट की है, 700 मेगावाट की ये परियोजना है और इसका जो विकास करता है वो NEPCO। इसके फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसमें दोनों से अलग अलग करके। इसकी फुल फॉर्म में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1976 में की गई थी। ये भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसमें आगे देखते हैं जो सियोम नदी है, इसमें ये हेओ और टाटो नामक दो जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई अरुणाचल प्रदेश में। चीन की सीमा के करीब है ये सियोम नदी पर, ये दोनों सियोम नदी पर स्थित है। सियोम नदी ये पूर्वी हिमालय से निकलती है, जो पूर्वी हिमालय है उससे निकलती है और यह नदी अपने अधिकांश अपवाह मार्ग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बाद में ये सियांग नदी में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग नदी है आगे कई नदियों से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। जब अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी आगे कई नदियों में मिल जाएगी तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बहती है। इसमें ओजू जल विद्युत परियोजना, ओजू जल विद्युत परियोजना ये भारत चीन सीमा के पास में है और सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ये भारत और चीन सीमा पर है। सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सुबनसिरी नदी ये तिब्बत से निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये ट्रांस हिमालय पूर्ववर्ती नदी है। इसमें पूर्ववर्ती नदी का देखते हैं। पूर्ववर्ती नदी वो होती हैं जैसे कि भूभाग के, जैसे ये भूभाग है इसके उत्थान या पर्वतों के बनने से पहले ही वो नदी मौजूद हो, उसी को बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। जैसे कि पर्वत, पहाड़, इनसे पहले से ही जो नदी मौजूद थी उसी को ही पूर्ववर्ती नदी कहा जाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये सुबनसिरी नदी और असम से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। इसमें अगला है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। अंडमान द्वीप समूह के जो बैरन द्वीप है और ये ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। इसकी अवस्थिति है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है ये। और ये एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है और ये एक प्रकार का स्ट्रेटोवोल्केनो है जो अंडमान ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। स्ट्रेटोवोल्केनो, जो स्ट्रेटोवोल्केनो है इसकी परत होती हैं। अब परत जैसे लावा, राख और भी ज्वालामुखी जो बम होते हैं उनकी कई परतों से ये बना होता है। इसे परतदार संरचना भी बोला जाता है। अब स्ट्रेटोवोल्केनो एग्जाम्पल देके माउंट सेंट हेलेंस। और ये जो स्ट्रेटोवोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, इसकी जो विशेषता होती है एक ऊंचा होगा, ये ऊंचा होगा और ये एक संकीर्ण होता है। ऊंचा होगा, संकीर्ण होगा और ढलान वाला एक शंकु होगा। ढलान यहाँ पर कैसा होगा, इसका तीव्र ढलान होगा। स्ट्रेटोवोल्केनो।